चुनाव इससे पहले आपको पता ही है कि कैसे वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग परसेंटेज से लेकर तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं थी उन पर सवाल उठते रहे विपक्ष से लेकर, और तमाम लोगों ने इसको लेकर सबूत दिए और ये कहा कि दरअसल जनादेश की डकैती की जा रही है। अब बिहार इलेक्शन से पहले जो चुनाव आयोग का ये नया नोटिस आया है, इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है इतिहास में कि आपको इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि अगर आपके पास आधार है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। दूर दराज गांव के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र जो है वो देना होगा। आप किस एज कैटेगरी में आते हैं, इसको लेकर अलग अलग तरह के नियम जारी किए गए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है, इससे क्या हासिल करना चाहता है चुनाव, और ये बैठे बिठाए आखिर अब क्यों सूझा है, क्योंकि इससे पहले ये प्रक्रिया असम में हुई थी, उसमें 6 साल लगे थे और यहाँ पर सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। क्या 1 महीने के वक्त में ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या इसके जरिए चुनाव की तारीखों को टालने का काम किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और बात है? इस सबको आज हम समझेंगे और हम इसको संविधान और कानूनी पहलुओं से भी इसको समझेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और इस पूरे मामले पर अपनी गहन पड़ताल और स्टडी रखने वाले महमूद प्राचा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। महमूद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे जी महमूद साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि अब इस वक्त जबकि चंद महीने इलेक्शन के लिए बचे हैं, सिर्फ 1 महीने का वक्त देकर चुनाव आयोग क्या करना चाहता है, और जिस तरह के रूल्स हैं इसमें जो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, वो सब की जरूरत आखिर चुनाव आयोग को क्यों पड़ी? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो अब से कुछ महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा था कि 18 जो है वो बदलाव किए जाएंगे और उसकी लिस्ट दी गई, उसमें ये सब नहीं था। तो आखिर इलेक्शन से पहले इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और क्या करना चाहता है चुनाव आयोग इसके जरिए? देखिए, एक बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी इस देश के सभी वर्गों के, कमजोर वर्गों के, खास तौर पे एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के नागरिकता छीन लेना चाहता है, उनको डिटेंशन सेंटर्स में देखना चाहता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए। मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, भारत का संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये उनका अल्टीमेट गोल है। मनुस्मृति के हिसाब से बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के ही तो भारत के संविधान के तहत 1 वोट का अधिकार दिया था, सबको बराबर का। यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी है, यही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है। इस 1 वोट के बराबर के अधिकार के ऊपर कभी वो मशीनों के द्वारा, कभी हिंदू मुस्लिम के द्वारा अटैक करते जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में धांधली करें, जो भी करें। तो ये बुनियादी बात है। अब किसी भी चीज को करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, मुसलमानों को निशाना बना के सबका बहाना, मुसलमानों का और इलाज सबका। हम लोगों ने असम में डिटेल में काम किया इस बारे में, और क्या निकल के आई पिक्चर? जो एक्सरसाइज 6 साल नहीं, 1997 से भी पहले से शुरू हुई डी वोटर्स के नाम से, वो एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हुई एनआरसी की। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 20 लाख के करीब वोटर्स एनआरसी में से हटाए गए, उसमें से 75% कम से कम मुस्लिम नहीं थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दूसरे समाजों के लोग थे। ये है सच्चाई। अब भी जो ये एक्सरसाइज की जाएगी, इशारा और बहाना और दिखावा होगा मुसलमानों का। सबसे पहला नंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाओं का होगा, उसके बाद ओबीसी का नंबर आएगा। मुसलमानों के पास तो फिर भी कोई ना कोई कागज मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास नहीं, उनके दादा के कागज मिल जाएंगे। कागज नहीं मिलेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास नहीं मिलेंगे। उनकी नागरिकता छीनने के लिए ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट ने, जिसका हिस्सा हम सब थे और उसकी वजह से बहुत सारे नौजवान अभी भी जेल में हैं, उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से ये नागरिकता छीनने का अधिकार जो है कुछ साल के लिए बीजेपी ने पोस्टपोन कर दिया था। अब बिहार का इलेक्शन जो उन्हें साफ नजर आ रहा है
कि जमानतें बचानी भी मुश्किल पड़ जाएंगी, बावजूद इसके कि मशीनें भी उनको बचाने के कामयाब बचा नहीं पाएंगी। मशीनों की वोटों की लूट भी उनको बचाने में सक्षम नहीं है। तो उन्होंने ये नया काम शुरू किया, लेकिन ये काम कोई वो आज से नहीं कर रहे हैं। उनके पन्ना प्रमुख दशकों से छोटे लेवल पे ये काम करते आ रहे हैं, वोटों को कटवाने का, वोटों को खत्म कराने का, झूठे वोट बनाने का, क्योंकि उन्हें बूथ वाइज, घर वाइज पता होता है ये लोग हमें वोट नहीं देंगे। अब मैं आपको इसके कानूनी प्रावधान बताना चाहता हूं, किस प्रकार से ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अपराध है जो चुनाव आयोग ने ये अभी किया है। पहली बात, जो वोटर लिस्ट को इन्होंने रिवाइज करने की बात कही है, वो इनका टाइटल भी यही है, हाउस टू हाउस, जो इन्होंने टाइटल दिया है ना इसे, हाउस टू हाउस, ECI to begin, house to begin special intensive revision of electoral rolls in Bihar, house to house verification to be done to ensure, ये महत्वपूर्ण है, enrollment of all eligible citizens, enrollment of all eligible citizens। काटने की बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर आप तीसरे पैरे में देखेंगे तो छद्म रूप से काटने की भी बात इन्होंने धीरे से उसमें डाल दी है। ये है सबसे बड़ी शरारत। जो धारा 21 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसका जो रिवीजन का प्रावधान दिया गया है और उसी के तहत इन्होंने ये ऑर्डर भी जारी किया है, वो वोट काटने के लिए नहीं होता है, वो वोट ऐड करने के लिए होता है। काटने का प्रावधान जो है वो धारा 22 में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के, वो प्रक्रिया ही अलग है। तो ये गैर कानूनी है। उसके बाद ये जो और मैं जो नागरिकता छीनने की बात कह रहा था, वो किस लिए कह रहा था, क्योंकि धारा 326 जो है संविधान की, वो ये कहती है कि हर एक नागरिक जो 18 साल से ऊपर का हो गया वो वोटर होता है। वो जिम्मेदारी है सरकार की उसको वोटर रजिस्टर कराना, धारा 21 के तहत आती है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। क्या क्राइटेरिया है? 18 साल से ऊपर, सिर्फ इतना क्राइटेरिया है। ये राजीव गांधी जी की देन है, पहले 21 साल का होता था। इसके अलावा चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप उसकी चली जाती है। ये है सबसे बड़ी साजिश। लेकिन इमीडिएट फायदा बिहार में शेड्यूल कास्ट के वोट कटवाने का है, मुस्लिम वोट कटवाने का है, सिख वोट और क्रिश्चियन वोट कटवाने का, और ओबीसी के वोट कटवाने की साजिश है बीजेपी और आरएसएस द्वारा। और उसमें जो धारा 21 में जो प्रावधान है ना, वो रूल 4 से कवर्ड है। और रूल 4 में रूल 4 है जो रूल है कंडक्ट ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स, इलेक्टर्स रूल 1960 का। उसमें धारा जो रूल 4 है उसमें प्रावधान है डॉक्यूमेंट्स मांगने का, डॉक्यूमेंट मांगने का या इंफॉर्मेशन मांगने का प्रावधान रूल 4 में है। रूल 4 में कहा गया है कि जो फॉर्म 4 है उसके तहत इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन मांग सकती है। वो मैं आपके दर्शकों को जो फॉर्म 4 है वो दिखा देना चाहता हूं। ये है फॉर्म 4। इस फॉर्म 4 में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये चुनाव के अधिकारियों को कोई ताकत ही नहीं है जो किसी का ये। लेकिन चाचा साहब, ये सवाल फिर ये जी, आप क्या फिर इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है विपक्ष की तरफ से और ये कहा गया है कि 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार में। आप 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस आप कैसे पूरा कर सकते हैं? और बिहार में तो जनवरी के महीने में, दिसंबर से जनवरी के महीने में रही है पूरी की पूरी वोटर लिस्ट में कई लाख है और लगभग 1 लाख के लोग इसमें शामिल किए गए हैं। तो जनवरी में आपको ख्याल नहीं आया, कुछ महीने के बाद फिर से आप ये पूरा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और उसमें जन प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करूंगा कि बिना तैयारी के जो केस डाले जाते हैं वो हारने के लिए होते हैं। अब तक का जो एक्सपीरियंस है, अभी हम 3 दिन पहले 25
एक फैसला आया है जो महाराष्ट्र के लिए, जो वंचित अघाड़ी ने डाला था, लेकिन उसमें कमोबेश वो सारी बातें हैं जो राहुल जी ने 70 लाख वोट बढ़ने के, उसमें बहुत ही सख्त टिप्पणियां करके डिसमिस हुई है वो पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट। तो पिटीशन डालनी है तो होशियारी के साथ, तैयारी के साथ डाली जाए, वरना ना डाली जाए। हम लोग तैयारी से डालते हैं, इसीलिए हमारी सारी पिटीशन अब तक कामयाब रही हैं। हमने ये बेईमानी जो आज, देखिए दुख की बात ये भी, जब बिहार का इलेक्शन आने वाला है तो जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो महाराष्ट्र के इलेक्शन की जो हो चुकी है, कितने हैरानी की बात है। अब अगर वोटर लिस्ट की लड़ाई लड़नी है तो वो बिहार की लड़नी चाहिए ना, महाराष्ट्र के लिए लड़ाई हो रही है अभी। तो ये एक तो यूजलेस लड़ाई है। महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ें, लेकिन अभी बिहार के लिए इमरजेंसी है तो बिहार की लड़ाई लड़ें। बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए ऑलरेडी हम अब से 6 महीने पहले कार्रवाई शुरू कर चुके थे। हमने एक एफआईआर कराने की कोशिश की है, और क्योंकि अमित शाह साहब की पुलिस है, ये एफआईआर तो नहीं करेगी, हमने अदालत में भी इसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो अब चुनाव आयोग ने की है, हमने कोर्ट में भी केस डाल रखा है कि ये अपराध है, गैर कानूनी है, चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर की जाए पॉलिटिकल पार्टी से। और बिहार में भी हम केस डाल ही देंगे इसके बारे में, और तैयारी करके डालेंगे ताकि वो जीतने के चांस रहें। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज डालेंगी तो अपना ही नुकसान करेंगे सबसे बड़ा। इनको आंदोलन करने की जो जरूरत है वो करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव साहब ने की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सोशल मीडिया पे कुछ कहने से, एक बंद कमरे में एक मीटिंग करने से बीजेपी और आरएसएस की कान पे जू नहीं रेंगती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है इसी से। बिहार का इलेक्शन आप सोचिए क्या है। बिहार का इलेक्शन 100% बीजेपी और आरएसएस के सारे कैंडिडेट हारेंगे, एनडीए के भी हारेंगे, एक एक सीट को जीतने के लाले पड़ने वाले हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है। और अगर बिहार का इलेक्शन हारते हैं तो आपको क्या लगता है केंद्र की सरकार रह पाएगी? नीतीश कुमार जी क्या बीजेपी की तरफ तब भी रह पाएंगे? तो केंद्र की सरकार भी गिरने के चांस हो जाएंगे। इतना महत्व है। तो इसलिए वोटों पे, और जो मशीनों के माध्यम से ये हेराफेरी करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद कम पड़ जाएगी इनको चुनाव जिताने के लिए। इसलिए ये वोटर लिस्ट में वोट अपने बढ़ाने के लिए, आरएसएस और बीजेपी के नकली वोट ऐड कराने के लिए, और जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं उनको कटवाने के लिए ये एक्सरसाइज हुई है। इसमें आप ये कह रही थी ना कि अभी हुए हैं, इस जो इनका नोटिफिकेशन है 24/6 का, वो मैं आपको दिखा दूं। इसके पहले पैराग्राफ में इन्होंने लिख रखा है कि 2003 से आज तक इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार हुई नहीं है। मतलब जो बिहार का इलेक्शन, जो पिछला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वो नकली वोटर लिस्ट से हुआ था। ये खुद कह रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो पिछला बिहार का चुनाव हुआ था या 2003 के बाद जितने भी चुनाव हुए थे वो सब झूठी वोटर लिस्ट से हुए थे, जो अभी ने 1 महीना पहले याद आ गया। तो ये सब बात यहाँ निकल के आती है और रुकती यहाँ है कि इनको इतना कॉन्फिडेंस है आरएसएस और बीजेपी को, और उनके कार्यकर्ता जो इलेक्शन कमीशन में हैं, भ्रष्ट अधिकारी उनके, मैं तो उन्हें कार्यकर्ता ही बोलता हूँ, तेजस्वी यादव जी ने उनको एक तरीके से एजेंट बोला है वो, लेकिन बीजेपी के मेंबर्स ही समझिए उन्हें आप। उनको कोई डर, कोई शर्म नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जरूरत इस बात की है, आंदोलन होना चाहिए, जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, वरना बीजेपी आरएसएस बिहार जीत जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि अगर अभी तक चुनाव के जो वोटर लिस्ट बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स यानी कि ईआरओस की होती है। अब ये प्रक्रिया कौन कर रहा है? बीएलओ। बीएलओ का ये काम ही नहीं होता है। बीएलओ से अपने भ्रष्ट बीएलओ को या उनके ऊपर दबाव बना के बीएलओ से ये वो गैर कानूनी काम कराएंगे, वोट घटाने का और वोट बढ़ाने का, अपने वोट बढ़ाने का और दूसरों के वोट घटाने का, और वो पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में खराबी है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जिन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए ना। सारे ईआरओ जो हैं बिहार के, उनको सबको पकड़ के जेल डालना चाहिए कि तुमने वोटर लिस्ट गड़बड़ और खराब कैसे बनाई, या कैसे वोटर लिस्ट। इसमें एक सवाल प्राचा साहब ये कर सकते हैं, लोग ये कह सकते हैं कि भाई देखिए
बीएलओ जो है वो तो डोर टू डोर जाएगा, ये डोर टू डोर कैंपेन है। आपसे कहा जाएगा कि ये रहा फॉर्म, इसमें आप अपनी फॉर्मेलिटीज भरिए, ये दस्तावेज आप दीजिए, और अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए अलग अलग तरह के रूल्स हैं, वो मैं अभी इस सवाल के बाद बता दूंगी अभी दर्शकों को कि एक बार उनको पता चल जाए। तो लोग ये कह सकते हैं, ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि भाई ए पर्टिकुलर पर्सन ये बीजेपी का वोटर है, बी पर्टिकुलर पर्सन बीजेपी का वोटर नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? दस्तावेज जो दे देगा वो लिस्ट में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं दे पाएगा। ये आप मोटे तौर पर या खुले तौर पर ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स के जो हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो बीजेपी के सपोर्टर्स नहीं हैं उनके डिलीट कर दिए जाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इसका जवाब पहले तो मैं आपको ये दे दूं कि जो ये घर घर जाएंगे वो पावर ऑलरेडी घर घर जाके वोटर लिस्ट बनाने की ताकत और जिम्मेदारी ईआरओस की होती है, और वो एक रेगुलर प्रक्रिया है। हर 3 महीने बाद जो नया कानून आया है उसको उसको अपडेट करना होता है, और उसकी कट ऑफ लिस्ट जो है, डेट जो होती थी पहले 1 होती थी, अब 3 हो गई हैं, 4 हो गई हैं, सॉरी। तो वो कट ऑफ, वो काम तो रेगुलरली चल रहा है। तो रिवीजन जो होती है वो सिर्फ ऐड करने के लिए होती है नाम, और अभी तुरंत 1 महीने पहले जब जो एक्सरसाइज खत्म हुई है उसमें ऐड करने की आवश्यकता इतने बड़े लेवल पे क्यों पड़ गई? इसका मतलब ईआरओस ने अपना काम ठीक नहीं किया। ईआरओस को एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं उसके लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसका मतलब उन्होंने धोखाधड़ी की, पैसे हजम कर लिया और काम नहीं किया। बीएलओस का ये काम ही नहीं होता ना। बीएलओस इस किताब में कहां लिखा है कि वोटर लिस्ट बनवाएंगे? ये बता दीजिए मुझे, कहीं नहीं लिखा है। दूसरी चीज कि ये फॉर्म भरवाए जाएंगे, फॉर्म दिए जाएंगे और ये भरे जाएंगे, ये इस किताब में कहां लिखा है? मैंने अभी आपको जो फॉर्म 4 बताया था ना आपको, इसीलिए मैंने खोल के दिखाया था। तो ये घर की खेती थोड़ी चल रही है। अब जो कानून तोड़ के प्रक्रिया करने वाली जो संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके भ्रष्ट अधिकारी वो जाके क्या काम करेंगे? वो क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटों को कटवाएंगे? अब आप एक और बात सुनिए, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इस देश में पन्ना प्रमुख किस पार्टी के पास हैं, ये मुझे आप बता दीजिए। बिहार में सरकार किस पार्टी की है? बीएलओस कौन होंगे? वो सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा निर्धारित ऑफिसर होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कितने ईमानदारी से और कितनी बेईमानी से काम करते हैं या कर पा रहे हैं, उसका मिसाल सीबीआई बता चुकी है, सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है कि ईडी के अधिकारी कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी किस काम पे लगे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए एमएलए तोड़ने का काम करते हैं, एमपी तोड़ने का काम करते हैं। ये काम उनकी प्राइम जिम्मेदारी बन चुका है, ये मैं नहीं। इस प्रकार की, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, इस प्रकार की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। तो ये जो अधिकारी बीएलओ जिनका कोई जिक्र ही नहीं है चुनाव की लिस्ट बनाने में, वोटर लिस्ट बनाने में, वो लोग जाके क्या काम करेंगे इसके बारे में, और किस पॉलिटिकल पार्टी के पास पन्ना प्रमुख है, मुझे बता दीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पन्ना प्रमुख नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ध्यान नहीं रखती कि ये वोट हमारे घर, ये घर घर तक इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी। और तीसरी मजेदार बात मैं और बताऊं आपको, चुनाव आयोग ने इससे 2 दिन बाद, इस जो ये 24 जून की जो इन्होंने जो वोटर लिस्ट की जो आदेश जारी किया है, फरमान जारी किया है, उससे पहले एक और फरमान जारी किया है उसके बाद 26 तारीख को। उसमें ये कह रहे हैं कि जो 345 देश में रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको कैंसिल किया जाएगा, उनकी रिकग्निशन कैंसिल की जाएगी। ये सब कोई एक साथ कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कोई पन्ना प्रमुखों का मुकाबला करने के लिए कुछ एरियाज में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनका भी गला घोट के उनको खत्म कर देना है। ये पूरी तरीके से बड़ी प्लानिंग के तहत सारे काम हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बीएलओ जो कि जिनके पास पावर ही नहीं है इस एक्ट में ये काम करने की, वो जाके बीजेपी और एनडीए की सरकार के इशारे पे काम करेंगे या उनके खिलाफ काम करेंगे? ये एक बुनियादी प्रश्न है। मैं एक बात फिर ये बात कहना चाहता हूँ, ये पावर कहाँ से आ रही है इनके पास कि ये सब
सवाल जवाब पूछेंगे वो किसी भी अधिकारी से, उसके लिए कानून चेंज करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। वो किए बगैर चुनाव आयोग ये काम करेगा। तो आप ये अब कह रहे हैं कि कानून से छेड़छाड़ है, उसके साथ खिलवाड़ है, और बिना कानून बदले ही ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये दरअसल इन तमाम चीजों के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। तो फिर तो सीधे तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो सिविल सोसाइटी है या जो अवेयर लोग हैं, उनके पास सीधे ही मौका है कि वो कोर्ट जाएं, दरवाजा खटखटाएं और इसको चैलेंज करें कि भाई ये किस तरह से ये किया जा रहा है, इसको नल एंड वॉइड किया जाए, इसको अभी यहीं पर ही खत्म किया जाए। देखिए, कोर्ट जाने के लिए हमें सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए हमें सबूत चाहिए। अभी ये बॉम्बे हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें यही लिखा है, बूथ वाइज तैयारी करके नहीं आया। ये मसला आरफा साहिबा, ये मसला कोर्ट से हल नहीं होने वाला। कोर्ट बार बार इस बात को कहती रही है कि हम अपोजिशन पार्टी का काम नहीं कर सकते। कोर्ट में जाना होता है तो हम जैसे लोग जाते हैं, हम दिन रात मेहनत करके इतने ज्यादा सबूत बना जुटाते हैं, तब जाके हम थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कोर्ट से हमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी। जो लोग ये सोच के जाएंगे कि कोर्ट में जाके हम थोड़ी सी बात कहेंगे और कोर्ट एकदम हमें कोई अच्छा फैसला सुना देगी, वो बिल्कुल एक बहुत ही सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। कोर्ट के भी क्या हालात हैं, मैं उसके बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है मुझे। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद बोल चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में ही बोल चुके हैं। तो हम लोगों को एक ही रास्ता है और वो रास्ता है जनता की अदालत में फिजिकल प्रोटेस्ट करना। और जब तक वो नहीं करेंगी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज, और ऑपोजिशन पार्टीज नहीं करेंगी, तो जनता को ऑपोजिशन पार्टीज को भी नकार के सड़कों पे स्वयं आना पड़ेगा डेमोक्रेसी बचाने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए। ये भ्रष्टाचार जो पूरा देश डूब चुका है, ये आरएसएस और बीजेपी की सरकारों के द्वारा दुनिया में पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। भारत की मतलब जितना स्टेचर था वो सब खत्म करने पे, जमीन छिनवाने पे चाइना को, हमारी इज्जत लुटवाने के लिए जो ये सरकार काम कर रही है पूरी दुनिया भर में, वो बचाने के लिए जनता को ही आना पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी ऑपोजिशन की पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, उनका कोई मतलब महत्व ही नहीं रह गया आज। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ प्राचा साहब जी। प्राचा साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बार मैं अपने दर्शकों को जरा ये बता दूं कि दरअसल ये नियम है क्या। ये कहता है कि अगर आपकी जन्म तिथि जुलाई 1887 से पहले की है तो आपको जन्म की तारीख और या जन्म का स्थान दिखाने वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। इसमें 11 में से कोई लिस्ट उन्होंने दी है। अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण यानी कि तारीख और स्थान दिखाने वाला एक दस्तावेज देना होगा, और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की जन्म तारीख और जन्म स्थान का दस्तावेज भी देना होगा। अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको अपनी जन्म तारीख और स्थान के दस्तावेज के साथ साथ दोनों माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने वाले दस्तावेज भी देने होंगे। अगर माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय के उनके पासपोर्ट और वीजा भी आपको देने होंगे। चुनाव आयोग जो है ये सारी प्रक्रिया, ये कह रहा है कि जो इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इस सबको वो जून और जुलाई के अंदर ये खत्म करना चाहता है, घर घर जाकर ये इकट्ठा करना चाहता है। और ये सवाल जाहिर सी बात है ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। और एक और बात कि लाल बाबू हुसैन केस है 1995 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता है। तो क्या इस तरह की जो प्राचा साहब जिसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया है लाल बाबू हुसैन केस का, कि बिना उचित प्रक्रिया या बिना तमाम प्रोसेस को किए हुए आप किसी का नाम नहीं हटा सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं। जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को भी ये पता है, चुनाव आयोग को ये भी पता है कि 8 करोड़ मतदाता है बिहार में। चुनाव आयोग को ये भी पता है कि एक बड़ा राज्य है, 1 महीने में यह प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकती है। तो क्या ये चुनाव को टालने का भी एक तरीका हो सकता है कि बीजेपी अभी नहीं तैयार है तो ये कह दिया जाए कि भाई 1 महीने में 1.5 महीने में ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, हमें और वक्त चाहिए, तो चुनाव की तारीखें और आगे बढ़ा दी जाए?
जी, देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाना चाहते हैं, चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन चुनाव में धोखाधड़ी करके चुनाव जीतने की एक और इन्होंने साजिश की है। ये मेरा अब तक के इनके बिहेवियर से, आरएसएस और बीजेपी के से वो है, निष्कर्ष में निकाल सकता हूं। लेकिन जो आपने अभी ये पढ़ा, ये फरमान जो है, इसका प्रावधान मैंने आपको फिर एक बार दिखा रहा हूं। इस किताब में कहा है, ये किताब और ये किताब, दो ये किताबें हैं जिसके अंदर ये पावर है चुनाव आयोग को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, धारा जो उसकी आर्टिकल 324 के अंदर, और इस किताब के अंदर जो ये कानून बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और इसके तहत बने हुए रूल, ये सारी जानकारी प्राप्त करने की, ये फॉर्म देने की ताकत कहां है चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास? ये बुनियादी बात है। ये, और दूसरी बात ये है कि जो केस भी अभी आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का, उसकी भी आवश्यकता कहां है? एक ही तो जरूरत है जो 326 आर्टिकल में लिखी हुई है। वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है और जो किसी भी वजह से, जो वजहें 326 में स्पेसिफाइड है, उनसे ग्रसित नहीं है, जो उसके डिफेक्ट्स नहीं है, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली, ये राजीव जी ने 18 साल की थी, उससे पहले 21 साल की, वो वोट देने का अधिकारी है, एंटाइटल्ड है। ये जो आर्टिकल 326 है उसमें साफ लिखा हुआ है, मैं अभी आपको पढ़ के सुना दूंगा ये। और दूसरी बात, आम आदमी के पास अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ही सबसे महत्वपूर्ण है वोट देने की अधिकार के लिए। डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिखाने के लिए एक बड़ा डॉक्यूमेंट क्या होता है? वोटर आईडी कार्ड। एज दिखाने के लिए लिखी होती है ना वोटर आईडी कार्ड में। जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है उसको आप दोबारा स्क्रूटनी किस बिहाफ पे कर सकते हो? उसका तरीका सिर्फ एक है, सेक्शन 22 में, और वो तरीका ऑब्जेक्शन फाइल करके है, नोटिस दे के है। वो ये फॉर्म घर घर बांट के है ही नहीं बीएलओ द्वारा। तो ये पूरी तरीके से क्या इस केस में पासपोर्ट वैलिड है क्या प्राचा साहब? अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो क्या वो वैलिड है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आधार वैलिड नहीं है, वोटर आईडी वैलिड नहीं है, क्या पासपोर्ट वैलिड है या कोई और डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि लोगों के पास हो सकते हैं? जैसे अगर मैं मानूं मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अगर मैं पासपोर्ट बनवाने गई हूं तो मेरे पास वो दिखाने के लिए मेरे पास मेरी 10th का सर्टिफिकेट है, जिसके जरिए मैं ये बता रही हूँ कि भाई मैं इस सन में इस तारीख को पैदा हुई और ये मेरे 10th का सर्टिफिकेट है। उसके अलावा मेरे पास और कोई प्रमाण पत्र नहीं है दिखाने के लिए, मेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और इसमें अलग अलग तरह के रूल जो मैंने पढ़ के दिखाए उसमें अलग एज के लिए कैटेगरी के अलग अलग हैं। इसमें पासपोर्ट या 10th का सर्टिफिकेट इसमें वैलिड है या नहीं? देखिए, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं दो बातें कह रहा हूँ। पहले तो ये डॉक्यूमेंट ही फर्जी है, ये ताकत ही इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, तो हम उसकी डिस्कशन क्यों करें? और ये सीएनआरसी के टाइम पे भी हमने जब कही थी ना बात, कागज नहीं दिखाएंगे, तो उसकी वजह ये थी कागज देखने का अधिकार नहीं है किसी के पास। इस देश में वही कार्य हो सकता है जिसका अधिकार कोई कानून देता हो। दूसरी बड़ी बात, जब मेरा नाम ही वोटर लिस्ट में है तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को जो ये डिटेल्स पूछ रहे हैं पिताजी के बारे में और उसके बारे में, वो अधिकार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को है ही नहीं। वो कानूनी अलग है, वो सिटीजनशिप एक्ट में है अधिकार, सेक्शन 3 में। असम का एग्जांपल है ना, दोनों चीजों को मिक्स करके कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये जो काम करेंगे ये नागरिकता छीनेंगे, सबका पढ़ने का अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, ट्रेवल करने का अधिकार, सब छीन लेंगे। मैं 18 साल का नागरिक हूं, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। अगर ये दो उसी को इनवैलिड किया जा रहा है, वो इनके पास कानूनी शक्ति ही नहीं है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं, उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। ये बहुत ध्यान से समझ लें। अब अगर आप कभी पढ़ी ही नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? अगर आप गांव में पैदा हुई हैं, किसी हॉस्पिटल में आपके पास वही नहीं है, म्यूनिसिपल या गांव में आपके नाम रजिस्टर ही नहीं हुए, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता था,
इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा इसमें, एक बार फिर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, जो हमारे मूल निवासी हैं देश के, उनका नुकसान होगा। मुसलमान तो ले आएंगे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट। तो बुनियादी बात समझने की है, और इनके पास अधिकार नहीं है ना ये सब चीजें मांगने का। तो और फिर ये किस है अधिकार से ये सब कर रहे हैं ये प्रांत साहब? फिर किस अधिकार से लोग ये देश तो अभी भी संविधान से ही चल रहा है ना, कानून से ही चल रहा है, तो फिर किस अधिकार से ये कर रहे हैं? इतने इतने खुले तौर पर ये फिर क्यों किया जा रहा है? तो फिर तो ये सीधे तौर पर चैलेंज होगा, लोग यही कहेंगे। मैं इसी अधिकार से कह रहा हूं ना कि किनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला है नहीं। अदालत में जाके हम इसे चैलेंज करेंगे, ये फैसला होगा बिहार इलेक्शन के बाद। फिर क्या करेंगे हम, ये बताइए। ये अदालत की बात नहीं है, ये अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, और इनको डर नहीं है अपने अपराध करने से। और ये कहने की जरूरत किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स में नहीं है कि ये चुनाव आयोग के अधिकारी अपराध कर रहे हैं, ये अपराधी हैं। ये बोलेंगे कि ये बोला क्या इन्होंने। तो मेरा आखिरी सवाल प्राचा साहब आपसे ये है कि फिर आखिर क्या रास्ते बचते हैं? क्योंकि ये साफ तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां नर्वस है, उसको लग रहा है नेशनलिज्म की लहर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत कोशिश की गई, वो नहीं वहां पर देखने के लिए मिल रही है। जनगणना के साथ जातिगत जनगणना, वो उसका कोई बहुत ज्यादा उत्साह वहां देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ये सहारा जो है लिया जा रहा है। सवाल मेरा ये है कि फिर क्या वो आखिरी रास्ता या वो चंद रास्ते बचते हैं जिससे इसे रोका जा सके, और अगर ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो चुनाव आयोग की पोल पूरी दुनिया में या पूरे देश में खोली जा सके? देखिए, आपने जो रीजंस बताए, ऑपरेशन सिंदूर काफी नहीं रहा, कास्ट सेंसस में जो इन्होंने किया, लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। उसके एडिशन में जो आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कार्य दशकों से करते हैं रेगुलर बेसिस पे वोट कटवाने का और बढ़वाने का, उसके अलावा जो हरियाणा में और इन्होंने महाराष्ट्र में किया, वो भी इनको काम पूरा नहीं पड़ रहा था। तब उसके बाद जो मशीनों से हेराफेरी करते हैं 20% वोटों की, वो भी इन्हें पूरी नहीं पड़ रही थी। तब इन्होंने ये अपनी एस्टिमेट करके ये अंदाजा लगाया होगा कि हमें इसके अलावा भी इन सब चोरी और डकैतियों के बावजूद भी कुछ और भी करना पड़ेगा, वरना बिहार की जनता हमें जीतने नहीं देगी चुनाव। तब इन्होंने ये जो रास्ता, आखिरी रास्ता इनका, इन्होंने इख्तियार किया है। और ये इसके साथ साथ इन्होंने, ताकि जनता बहकावे में रहे, पूरे देश में भी करने की कोशिश की है। उसके बाद भी जो इससे बचने का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है अपोजिशन, उसको अपने अंदर के स्लीपर सेल्स को हटा के जन आंदोलन करना पड़ेगा। वरना ये लोग किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, किसी भी हद तक जाके जनता के मतों को खत्म करके, बाबा साहब के एक मत के अधिकार को खत्म करके अपनी फर्जीवाड़े वाली सरकारें बनाते रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिकों से भी ज्यादा मैं ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की मानता हूं, क्योंकि वो सड़क पे आके आंदोलन करने को तैयार ही नहीं हो रहे। वो अभी भी इस मतलब एक कॉम्प्लिसेंसी में है कि हम लोग अपने आप बाय डिफॉल्ट जीत जाएंगे क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा अनपॉपुलर हो गए। ये सबसे बड़े रीजन है। तो जनता को अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मजबूर करना चाहिए कि वो सड़कों पे आए। फिर देखिए कैसे बीजेपी का पूरी तरीके से, एक तरीके से जो कहते हैं ना, सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। उसके बाद पूरे देश में कहीं भी कोई इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। ओके, फेयर इनफ। आप ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की जनता, जो कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर जनता मानी जाती है, उनके ऊपर ये जब ये थोपा जा रहा है कि आप अचानक से अपने एक मत का इस्तेमाल करने के लिए, जो कि सबसे इजी प्रोसेस होना चाहिए, कोई फस नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई मुश्किल एक नागरिक को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। वही आप देखिए कितना मुश्किल इसको बताते हुए इसको नजर आ रहे हैं। एक वोट डालने के लिए अब लोगों को क्या क्या करना होगा, क्या क्या कागज दिखाने होंगे, ये देखिए आप चुनाव आयोग ने नया शगुफा, नया फरमान जो है वो जारी कर दिया है। अब देखना ये होगा क्या कोई जन आंदोलन खड़ा होता है, क्या इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वाकई में
लोगों को अपने साथ जोड़ पाती हैं या लोग खुद अपने हक के लिए खड़े हो पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये खतरनाक खेल है, ये सब आपकी समझ में भी जरूर आ रहा होगा। प्राचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे भी इस पर चर्चा होगी, आपसे हम बात करेंगे जो भी इसमें प्रोग्रेस होगी। फिलहाल जनता को ये बताना बहुत जरूरी है और आप इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत शुक्रिया।